NCERT सेमेस्टर 5 एज पर अपडेटेड सिलेबस 2018-19 हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 का चैप्टर 1 जो है ये कंप्लीट किया था। नाउ दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आई हैव अपडेटेड माय नोट्स, SPM का जो नोट्स है, और ये नोट्स को स्टार्टिंग में हम लोग जो नोट्स यूज कर रहे थे ना वो थोड़े बल्कि थे एंड उसमें पॉइंट वाइज फॉर्मेट मैंने नहीं डाला था, तो यहाँ पे मैं वो पॉइंट वाइज फॉर्मेट डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर प्रीवियस नोट्स, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक मैंने रेफर किया था जहाँ पे पॉइंट वाइज मैनर में नहीं बनाया था। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस सेम ड्यूरिंग एग्जाम, तो उसके लिए मैंने अभी ये जो नोट्स बनाया है दिस इज द अपडेटेड नोट्स जहाँ पे मैंने सब कुछ पॉइंट वाइज फॉर्मेट में डाल दिया है, तो अभी आपको रिवाइज करने में, याद रखने में भी इजी पड़ेगा। अब SPM हम लोग ऑलरेडी पता है कि काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, बल्कि सब्जेक्ट है, बहुत सारा थियरी है एंड उसमें अगर हम लोग सब कुछ थियरी पूरा टेक्स्ट बुक अगर पढ़ने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। सो उसके बिसाइड्स दैट द ओनली सोल्यूशन रिमेन्स इज कि हम लोग पॉइंट वाइज मैनर में पढ़ें, और ये सेम मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया है, तो आप वहाँ से ये रेफर कर लो एंड नाउ ऑनवर्ड्स जब भी हम लोग लेक्चर करेंगे तो ये सेम नोट्स ही रेफर करेंगे। एंड इसका अगर कोई एक टॉपिक मैं यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ उसके अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने इसका जो हम लोगों का मेन रेफरेंस बुक है जिसमें से मैंने ये नोट्स बनाया है ना, वो मेन रेफरेंस बुक का PDF भी आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो बुक भी पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे सेम टाइटल जो मैंने दिए है वो सेम वहाँ पे आपको वो सेम चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको फाइंड करने में भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। अब कौन से मेन टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले उसका लिस्ट यहाँ पे दिया है मैंने। अब उसको छोड़ के बाकी का जो पॉइंट्स है वो यहाँ से विल नीड टू स्टार्ट विद द बिजनेस केस। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बिजनेस केस। नाउ बिजनेस केस मतलब क्या कि हम लोग कोई अगर सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहे हैं तो बिजनेस वाइज वो फिजिबल है कि नहीं। तो जैसे हम लोग SDLC मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें कैसे फिजिबिलिटी स्टडी होता है, मतलब इफ वी आर प्लानिंग टू डेवलप सम सॉफ्टवेयर तो वेदर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, ये हम लोग देखते हैं। सेम वे यहाँ पे हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में जैसे SDLC में देखते हैं वैसे यहाँ पे बिजनेस केस के बारे में होता है। बिजनेस केस मतलब अगर मैं कोई एक सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर मुझे अपने कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो कितना कैपिटल, कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा और मुझे उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको बिजनेस केस बोलते हैं। और प्रैक्टिकली अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है लॉन्ग टर्म में, इमीडिएटली तो कोई नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब 2 years 3 years डाउन द लाइन या 5 years मैक्सिमम हम लोग पकड़ते हैं डाउन द लाइन। तो 5 years डाउन द लाइन वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और कितने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 1 लाख अगर इन्वेस्ट किया है तो मैं अगर वो सेम 1 लाख मेरा कैपिटल जो है अगर मैं वो बैंक में रखता तो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट उस पर देता था या कितना इंटरेस्ट मुझे मिल सकता था, और उसके सामने अगर मैंने वो 1 लाख हम लोगों के कोई प्रोजेक्ट बनाने के इसमें ऐड किया है तो उसमें से 5 years डाउन द लाइन मुझे जो प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए ना, इट शुड बी मोर देन व्हाट बैंक प्रोवाइड्स मी एन इंटरेस्ट रेट फॉर दोज मनी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है वो आपका बिजनेस केस हो गया, तभी हम लोग आगे जाके सोचेंगे कि हम लोगों को ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए या नहीं, ये आपका बिजनेस केस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों करना है। वी नीड टू जस्टिफाई कि हाँ अभी कोई एक प्रॉब्लम डोमेन है हम लोगों के पास कि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं और उसके लिए जो हम लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है या हम लोग के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। तो हम लोग का काम और एफिशिएंट करने के लिए रिपोर्ट जो हम लोग जनरेट करते हैं उसको और बेटर वे में बनाने के लिए, या समझ लीजिए अगर हम लोग कॉलेज का एग्जाम्पल ले तो कॉलेज जो है वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो है, लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स जब ये एडमिशन लेने आ रहे हैं अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और उसके साथ जो ऑफिस स्टाफ है जो उनके एडमिशन लेते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो ये हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को एक प्रोजेक्ट चालू करना है, लेट्स सपोज। देन उसके आगे शुड शो दैट द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट विल एक्सीड डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। तो मतलब यहाँ पे हम लोग को ये भी बताना है उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, तो हम लोग का डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ये
सब पार्ट है वो क्या है। उसके आगे द नीड टू टेक अकाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क, तो यहाँ पे ये भी आपको चेक करना है कि हाँ हम लोगों का बिजनेस रिस्क भी हो सकता है वहाँ पे, और वो क्या है। और ये जो अभी यहाँ पे आप नोट्स में ये बॉक्सेस देखोगे ना, ये आपके रेफरेंस के लिए, मतलब सर्टेन पॉइंट्स जो मैंने ऊपर बनाया है, ऐड किए हैं, वो पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आते तो ये जो बॉक्सेस है ना, ये आप बॉक्सेस के अंदर थियरी जो है या उसके अंदर सर्टेन आपको पॉइंट्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा या कुछ तो रेफरेंस मिलेगा, वो आप इजीली समझ सकते हैं। नाउ ये पॉइंट वाइज मैंने इसके लिए बनाया बिकॉज सब कुछ पढ़ना सिंपल नहीं होगा, याद नहीं रहेगा, ये हमको पता है। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट मैनर में अगर बनाएंगे ना, तो इतने पॉइंट तो आपको प्रॉपरली याद रख के जाने हैं। इसको छोड़ के आप जितना कुछ और अपने साइड से ऐड कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, या फिर एग्जाम में सिर्फ ये पॉइंट्स को एलॉबरेट कर दो तो भी आपका इजीली आंसर बन जाएगा। नाउ कंटेंट ऑफ बिजनेस केस, मतलब जब भी अगर हम लोग बिजनेस प्रपोजल अगर बनाएंगे तो उसके अंदर कंटेंट में क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना 10 पॉइंट्स दिए हैं मैंने, तो ये 10 पॉइंट्स आपको याद रखने, आप अपने वर्ड्स में इसको एलोबरेट कर सकते हो, या फिर ये बॉक्स के अंदर मैंने हर एक का एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड देना है, मतलब करेंटली हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, ये आपको बताना है, और अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं अगर हम लोग ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाने का सोचते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज बताना है। देन प्रपोज प्रोजेक्ट क्या है उसका ब्रीफ आउटलाइन बनाना है और उसका स्कोप बताना है। सिंपल वर्ड्स है, इजीली समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मार्केट। तो प्रोजेक्ट कुड बी डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। अब करंट मार्केट ट्रेंड्स को समझिए कि करंटली मार्केट में कौन से टाइप के सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी ट्रेंड में है, तो वो टेक्नोलॉजी या वो सेम ट्रेंड्स आपको फॉलो करके एक प्रोजेक्ट बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने करंट ट्रेंड्स को मिस कर दिया, एक न्यू सिस्टम भी बनाया लेकिन उसमें करंट ट्रेंड्स कहीं पे फॉलो ही नहीं किए, तो दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। जैसे अगर हम लोग स्मार्टफोन भी लेते हैं तो हम लोग हमेशा करंट ट्रेंड वाला देखते हैं ना। अगर मैं सपोज अभी मैं कोई फोन लेता हूँ जो 5G सपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी, इंडिया में भले नहीं है 5G, लेकिन मैं करंट टेक्नोलॉजी वाला क्या करंट ट्रेंड्स को फॉलो करने वाला ही डिवाइस लूंगा ना। सेम वे यहाँ पे, सेम वे मार्केट, द प्रोजेक्ट कुड बी डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, और उसके साथ ये सेम चीज है। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वुड नीड टू चेंज, क्या क्या चेंजेस की जरूरत है करंट जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, एंड दिस वुड इम्पोर्टेंट वेयर अ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि करंट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ पे हम लोग को क्या क्या चेंजेस की जरूरत है। बेनिफिट्स क्या होंगे, दिस कुड बी एक्सप्रेस इन अ फाइनेंशियल टर्म वेयर पॉसिबल। इन द एंड कहाँ पे हम लोग को क्या क्या क्लाइंट साइड पे हम लोग कैसे उसको एसेस कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स रहेंगे, वो ही है। आउटलाइन इम्प्लीमेंटेशन, हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो कैसे हम लोग बनाएंगे उसका पूरा डिटेल आपको लेआउट बनाना है, कितना कॉस्ट लगेगा वो, एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब कंबाइंड कॉस्ट एंड बेनिफिट डेटा, कॉस्ट कितना जाएगा बेनिफिट कितना होगा, ये पूरा हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो आई होप ये 10 पॉइंट जो ऊपर नाम दिए तो उसका एक्सप्लेनेशन है, आई होप क्लियर है ये। नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मतलब बायोडेटा टाइप होता है। जैसे हम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, जिसमें जैसे आप फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बनाते हो, वो आपका पोर्टफोलियो हो गया एक वे में, जहाँ पे आपका क्या इंटरेस्ट हॉबीज है, फिर आपका क्या एक्सपीरियंस है, कौन सा आप काम कर रहे हो, कौन सा डिग्री है आपके पास, ऐसा बहुत कुछ हम लोग ऐड करते हैं। सेम वे अगर हम लोग रेज्यूमे बनाते हैं उसमें भी ऐड करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में भी बनाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे द कंसर्न ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होगा, इवेल्युएटिंग प्रपोजल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन से प्रपोजल्स आए हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो बनाने के लिए। देन अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसमें, मतलब इट माइट पॉसिबल कि जो लेवल का एक्सपेक्टेशन हम लोगों को थे वो प्रोजेक्ट के वो नहीं भी हो सकते हैं, हम लोगों को कितना लॉस हो सकता है, ये सारे जो रिस्क वाले टर्म है ना ये हम लोग ऐड करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम लोग अगर पेटीएम यूज कर रहे हैं, अब रिस्क वहां पे क्या हो सकता है, QR कोड अगर प्रॉपर स्कैन नहीं हुआ, इट माइट पॉसिबल कि मेरा जो पैसा है वो किसी दूसरे के अकाउंट में चले गया। मैंने अगर किसी को पेटीएम किया है, सपोज मैंने आपको पेटीएम किया, QR कोड प्रॉपर स्कैन नहीं हो पाया, तो क्या हो सकता है किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा जाएगा। अब किसके अकाउंट में गया मुझे कैसे पता चलेगा, और गया तो गया, उसके बाद वो पैसा वापस मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भी कोई गारंटी है नहीं है। तो ये सब रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो और प्लस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम
इस पे अगर मैं पैसा डालता हूँ तो वो कितना सिक्योर है, क्या सिक्योरिटी फीचर्स वहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग, तो ये सब भी आता है। उसके साथ में हम लोग और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सोच सकते हैं जिसके अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। सेम वे हम लोग बाकी कॉल सेंटर्स का भी बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपके कस्टमर्स के कॉल आएंगे जो आपको अटेंड करने हैं। तो अगर आपका सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं चल रहा है तो आपका क्लाइंट सर्वर रिलेशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो दैट माइट बी एट रिस्क। और अगर क्लाइंट और हम लोगों का रिलेशन अगर जो है वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स कम होंगे, बिजनेस कम होगा, लॉस में जाएंगे हम लोग। उसके साथ हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो अगर हम लोगों को प्रोजेक्ट में भी वो यूज करने हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज और हाउ वी आर गोइंग टू शेयर दोज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क में आपके पास बाकी के जो रिसोर्सेज है, प्रिंटर्स है और भी बहुत सारे डिवाइसेस है, ये नेटवर्क रिसोर्सेज हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे ये बताया यहाँ पे। उसके आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है टेकिंग अकाउंट ऑफ डिपेंडेंसीज बिटवीन प्रोजेक्ट। अब डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है, फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था और सेकेंड प्रोजेक्ट अभी हम लोग बना रहे हैं। तो सपोज कि आपने कॉलेज लेवल पे ही आपका एक कॉलेज का एक ग्रुप है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, मोबाइल ऐप बनाया था, अभी आप बना रहे कोई एक वेबसाइट बना रहे। दोनों में डिपेंडेंसी क्या है, कुछ भी नहीं है ना, दोनों टोटली अलग टाइप के प्रोजेक्ट है। आप इसमें से कुछ भी वापस रीयूज कर सकते हैं नहीं। अगर आप दो टाइप के वेबसाइट्स ही बनाते थे तो प्रीवियस वेबसाइट में कुछ एस्पेक्ट होते थे जो आपने ऑलरेडी वर्क किया है, तो वहां पे हम लोग वो सेम चीज को वापस रीयूटिलाइज भी कर सकते हैं। उसके साथ रिमूविंग डुप्लीकेशन बिटवीन प्रोजेक्ट्स, तो बहुत बार ये भी होता है। सपोज समझ लीजिए कि अभी आपका क्लास में TYBACIT का एक क्लास है जिसके अंदर देयर आर 10 ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल 10 ग्रुप्स जो ई-कॉमर्स टाइप का वेबसाइट बनाने वाले हैं, जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट बाई सेल परचेज ये सब एक्टिविटीज करेंगे। अब एक कॉमन सेंस की अगर हम लोग बात करें कि आप 10 लोग हैं ना, 10 अलग अलग ग्रुप है जिनका 10 अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन कॉमन थीम क्या है उनका, कुछ ना कुछ आप बाई या सेल कर रहे हो। कोई कंप्यूटर सेल करेगा, कोई फर्नीचर, कार, कुछ भी। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग समझेंगे ना तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारा आपका प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर जो है ना वो सिमिलर आएगा, बराबर है। उसके आगे आप जो कंटेंट ऐड करोगे अपने फोटोज ये वो अलग रहेगा, थोड़ा GUI में चेंजेस रहेंगे, लेकिन बेसिक एल्गोरिथम जो आएगा वो ऑलमोस्ट सबका सिमिलर रहेगा। पेमेंट गेटवे सबके प्रोजेक्ट में आएगा, क्योंकि अगर हम लोग बाई सेल परचेस कुछ तो कर रहे हैं, तो आप सोचिए सिर्फ इतना कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग इंडिविजुअली जहां पे हर कोई डुप्लीकेट एफर्ट डालेगा, उसके जगह पे 5-10 जो भी ग्रुप्स है या 5-10 जो भी लोग हैं जिनके सिमिलर प्रोजेक्ट्स है, अगर ये लोग सब साथ में मिलकर अगर काम करें तो उनका जो डुप्लीकेट एफर्ट्स हो रहे वो कम हो जाएंगे, प्लस आपका जो प्रोजेक्ट है और ज्यादा एफिशिएंट होगा और ज्यादा फीचर्स ऐड कर सकते हो, और बाकी फ्रंट एंड जो है उस पर थोड़े बहुत चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये यहाँ पे मतलब है। और लास्ट क्या है, कहीं पे गैप्स नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यूस हम लोग का प्रोजेक्ट वर्क में होना चाहिए। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं जब भी हम लोग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या PPM की बात करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें ना, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का डेफिनेशन आपको दिया है। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिएट अ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोजेक्ट विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो पोर्टफोलियो मैनेज करने का मतलब है कि कौन से टाइप के आपने प्रोजेक्ट बनाया ना, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो कि आज तक हम लोगों ने कितने टाइप के अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए, सो दैट फ्यूचर में अगर सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट आया तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट का रेफरेंस लेंगे, उसी में से बहुत सारे मॉड्यूल्स हम लोग रीयूज करेंगे। उसके आगे नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, मस्ट डिसाइड वेदर टू हैव ऑल प्रोजेक्ट इन अ रिपोजिटरी और से ओनली ICT प्रोजेक्ट। तो मतलब सिर्फ IT बेस्ड प्रोजेक्ट का ही हम लोग डेटाबेस या रिपोजिटरी बनाएंगे या सारे प्रोजेक्ट्स का बनाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। उसके आगे नोट डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसके आगे रिन्यूअल ऑफ प्रोजेक्ट। 2 पॉइंट है। फर्स्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब आपके पास कोई तो एक रिक्वायरमेंट आया क्लाइंट साइड से और आपको एक पूरा नया ही कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाना है। और सेकेंड में क्या है, ऑलरेडी आपने कोई एक प्रोजेक्ट क्लाइंट के लिए बनाया और उसमें आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई एक न्यू फीचर ऐड करना है। तो अब ये दोनों में है ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है, एक जहां पे हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, NPD,
अब इसके अंदर मैं अगर कोई कॉलेज से मैंने कोई स्टूडेंट्स को अगर असाइन किया है टास्क, या मैंने आपको न्यूली अगर अपने कोई कंपनी में अगर अपॉइंट किया है, तो आप फ्रेशर्स हो गए। अब न्यू प्रोडक्ट जब भी हम लोग बनाएंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट रहेंगे, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल रहेंगे जो हम लोगों के फ्रेशर स्टूडेंट जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी अगर हम लोग रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे एग्जिस्टिंग हम लोग के पास प्रोजेक्ट है, उसमें आपको कुछ अपडेट्स करना है। अब ये जो अपडेट्स है ना, इसमें हम लोग फ्रेशर्स को डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते जॉब, बिकॉज एक्सपीरियंस लोगों को सबसे पहले उनका वो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल पता रहेगा, उसका क्या कोडिंग एल्गोरिथम, ये बेसिक डिटेल उनके पास ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर या वो सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया रहेगा। अगर फ्रेशर को मैं टास्क दूंगा तो मतलब उसको वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिस पे हम लोगों को कुछ ऐड अपडेट डिलीट करने हैं फीचर्स, उसका कोई आइडिया ही नहीं है। अब प्रोफेशनल लेवल पे जब भी हम लोग अगर प्रोजेक्ट समझे ना, वो बहुत बड़े होते हैं, तो आप जब तक वो प्रोजेक्ट समझोगे और उसमें फिर आपको न्यू फीचर कैसे डालना है ये समझोगे, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जब भी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डेफिनेशन बनाते हैं, तो हम लोग बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बेस के ऊपर ही हम लोगों को इजीली पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे ना, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक्चुअल कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी रिकॉर्डेड एंड असेस्ड। मतलब एक बार आपने प्रोजेक्ट बना दिया तो उसके बाद हम लोगों ने कितना कॉस्ट डाला है और उसके हिसाब से सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे मिल रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट जो है, अब ये स्पेसिफिक पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन। नाउ इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट अबव कैन बी यूज्ड टू अचीव बेटर बैलेंस ऑफ प्रोजेक्ट। तो कैसे हम लोग उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं हर एक प्रोजेक्ट को, उसमें जो रिसोर्सेज है उसको, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और लेस रिस्की वे में ये कैसे कर सकते हैं ये समझ सकते हैं। और क्विकली हम लोग बग्स कैसे फिक्स करेंगे, प्रॉब्लम कैसे फिक्स करेंगे, ये सब कुछ आएगा। तो पोर्टफोलियो मैनेज करने का ये 3 हम लोगों को मेन पॉइंट याद रखना है। सारे प्रोजेक्ट का हम लोग रिपोजिटरी बनाएंगे या सिर्फ आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटी प्रोजेक्ट समझ लीजिए, उसका एक डेटाबेस या रिपोजिटरी बनाएंगे। और ये डेटाबेस या रिपोजिटरी बनाने का बेनिफिट क्या होगा, फ्यूचर में अगर सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स अगर हम लोगों को मिलते हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे ना, उसमें हम लोग प्रीवियस हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट का रेफरेंस लेके बहुत सारा काम हम लोगों का ईजी हो जाएगा। देन डिफरेंशिएशन बिटवीन, आपको एक न्यू प्रोडक्ट बनाना है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को क्या करना है, रिन्यू करना है, उसके अंदर सर्टेन चेंजेस करना है। उसके आगे कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, मैं अगर एक्चुअल कॉस्टिंग कितना ऐड कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मेरा क्या परफॉर्मेंस जाना चाहिए। समझिए कि अगर मैं एक महंगा कार अगर परचेस करता हूँ तो उसमें क्या होगा, फीचर्स ज़्यादा होंगे, परफॉर्मेंस बेटर होगा ना एज कम्पेयर टू नैनो। सेम वे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज इट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, लेस रिस्की वे क्या होगा वो बताइए। और क्विकली ट्राई टू फिक्स बग्स एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट जो है हम लोग का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी अगर हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना है, हर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लेवल पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी अगर अपना टीवाई का प्रोजेक्ट डिसाइड करते हो ना, तो आप भी वहाँ पे ये देखते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कौन से टाइप का टॉपिक आप चूज करोगे, कौन सा प्रोजेक्ट लोगे, कौन सा फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी यूज करोगे, जिससे आपका थोड़े कम एफर्ट में अच्छा प्रोजेक्ट बन जाए जो आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने में हेल्प करे। ये हर एक का मेन टारगेट या मेन एक थिंकिंग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर मैं कोई मेहनत करता हूँ 3 मंथ्स 6 मंथ्स तक कोई एक प्रोजेक्ट पे, और उसके बाद अगर मुझे 200 मार्क्स या 100 मार्क्स जो भी मेरे टोटल मार्क्स है प्रोजेक्ट के, उसमें से अगर 80-90% मार्क्स नहीं मिलता है, तो 6 मंथ या 3 to 6 मंथ्स जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, वो टाइम डालने का बेनिफिट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। दैट्स व्हाट वी मीन बाय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सेम वे हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे भी सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आइडेंटिफाई ऑल द कॉस्ट विच कुड बी डेवलपमेंट कॉस्ट, आप जो सेटअप यूज करोगे उसके लिए वो, एंड ऑपरेशनल कॉस्ट कितना होगा। ये तीनों कैलकुलेट करके हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, चेक बेनिफिट आर ग्रेटर देन द कॉस्ट और नॉट। मतलब जितना आपको अचीव कर रहे हो आप कुछ, वो जो है ना, आपने जो रियल कॉस्ट इन्वेस्ट किया है उससे बेनिफिट आपके ज्यादा होने चाहिए, तभी हम लोगों को एक्चुअल रियल पता चलेगा। ओके, और सेम वे यहाँ पे एग्जाम्पल और जो भी है वो एक्सरसाइज आपका टेक्स्ट बुक में से ये वाला आप प्रेफर कर लेना, ये टॉपिक स्पेसिफिक।
नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रोडक्ट और सिस्टम लाइफ साइकिल कैश फ्लो। अब जब भी अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म तक आप अगर देखोगे ना तो हम लोगों को उसमें से थोड़ा इनकम जनरेट होगा। और फिर अगर आपको वो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, उसमें से बेनिफिट हो रहा है, तो वापस थोड़ा सा कुछ हम लोग न्यू फीचर ऐड करेंगे, मतलब वापस छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा। समझ में आ रहा है? ये वैसा ही एक टेबल यहाँ पे दिया है, ये हम लोग समझेंगे अभी। आई होप ये डायग्राम समझा आपको। वो सेम यहाँ पे पॉइंट्स दिए। अब ये टेबल समझते हैं। हम लोग के पास ईयर 0 है, मतलब आपने एक कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट ईयर में आपको जो रिटर्न मिला 10,000 मिला, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था उसमें से आपका प्रॉफिट इतना हो रहा है। सेकेंड ईयर में आपका प्रॉफिट वापस 10,000 हुआ, थर्ड ईयर में वापस 10,000 हुआ, फोर्थ ईयर में आपका प्रॉफिट हुआ 20, फिफ्थ में हुआ 1 लाख। एंड अगर फाइनली हम लोग देखेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 50,000, मतलब आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कितना किया था 1 लाख, फिफ्थ ईयर में आपको 1 लाख मिला, बराबर है। तो मतलब आपने जो वैल्यू इन्वेस्ट किया था वो फिफ्थ ईयर में आपका रिकवर हो गया, बराबर है। ये वाला जो ईयर है इसमें आपका वैल्यू पूरा रिकवर हो गया है, यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यू था वो। तो अभी ये बाकी के जो 4 साल में आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ वो आपका नेट प्रॉफिट हो गया, बराबर है। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट है, कितना हो गया 10 + 10 + 10 + 20 दैट इज 50। तो दैट इज माई नेट प्रॉफिट। आई होप समझ में आया। इसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अब पीरियड, पे बैक पीरियड मतलब क्या होता है? यहाँ पे सेम टेबल है, यही वाले टेबल को थोड़ा अपडेट किया है। क्या टेबल है? हम लोग के पास कैश फ्लो कितना जा रहा है और अक्यूमुलेटेड पार्ट कितना मिल रहा है, मतलब रिटर्न कितना मिल रहा है, और कितना हम लोग का पेंडिंग बाकी है। तो ईयर 0 सेम हम लोगों ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है -1 लाख, मतलब अभी कुछ भी अक्यूमुलेट नहीं किया है, कुछ भी हम लोग के पास जमा नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपका रिटर्न कितना मिला 10,000, मतलब 1 लाख में से 10,000 रिटर्न आया। तो अभी अक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है -90 है, मतलब अभी भी ज्यादा आपके पास अक्यूमुलेटेड कुछ भी नहीं है, अभी भी -90,000 आप चल रहे हैं। सेकेंड ईयर में आपको वापस 10,000 का बेनिफिट हुआ, तो 1 लाख में से अभी तक आपके कितने आ गए 20,000 आ गए ना। तो अभी भी आपका अक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब जितना सेविंग आपके पास होना चाहिए वो कितना है -80,000 है। उसके बाद देखिए थर्ड ईयर में वापस आपको 10,000 मिला, तो मतलब अभी कितना आपको रिकवर करना है 70। उसके बाद 20 मिला, तो अभी कितना रिकवर करना है 50,000। एंड फिफ्थ ईयर में आपका जो टोटल रिटर्न है वो कितना हो गया 1 लाख। तो अभी आपके पास अक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो गया 50,000 आपका 1 लाख निकालने के बाद, दैट इज नेट प्रॉफिट वैल्यू। ये आपका पे बैक पीरियड है। तो एवरी ईयर कितना पे बैक मिल रहा है ना, ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। सिंपल है, नीचे ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन दिया, आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, रट्टा मार के रखना है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मेरा 1 लाख का है और एवरेज एनुअल प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 50,000 अगर मेरा एनुअल एवरेज प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 5 इयर्स की अगर हम लोग बात करें, तो मेरा एनुअली मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है 10,000 का। ये आपका परसेंटेज हुआ, मतलब 10% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। आई होप क्लियर है। ये बहुत सिंपल है, सिंपल सा मैथ्स है और कुछ भी नहीं है। नाउ ये जो है ना नेट प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ से मैं नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूंगा। एंड जस्ट वन अपडेट गाइस, कि मेरे लेक्चर्स कभी कभी बहुत डिले के बाद आते हैं, बट अभी मैं वीकली बेसिस पे थोड़े स्टूडेंट्स के साइड से भी मुझे ये रिक्वेस्ट मिला है कि मैं रेगुलर थोड़े लेक्चर्स अपडेट करूँ। तो SPM के जो हम लोग के लेक्चर्स है ना, आपको पर वीक 2 लेक्चर्स मिलेंगे, जिसको हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। सो एवरी वीक 2 लेक्चर, और अगर टाइम मिला तो 2 से ज़्यादा मैं डालूंगा, मतलब मिनिमम 2 लेक्चर्स आपको एवरी वीक कंफर्म मिलेंगे, और ये सेम नोट्स हम लोग रेफर करेंगे हर टाइम। सो स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।